गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों बात करें अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहां पर ना एक मुद्दा है सीबीआई के रिगार्डिंग। मैं थोड़ा आपको इस मुद्दे को समझाता हूं। देखिए, आप लोगों ने ना संविधान के अंदर आर्टिकल 131 पढ़ा होगा। अब ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की। क्या मतलब है आर्टिकल 131 का? देखिए, यहां पर होता यह है कि अगर मान लो कुछ डिस्प्यूट आ जाए, जहां पर एक तरफ भारत की सरकार एंड सामने आपकी वन और मोर स्टेट्स हो, या फिर एक साइड हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ स्टेट्स एंड बाकी और स्टेट्स दूसरी साइड हो, एंड सिमिलरली या फिर आपकी दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में कोई भी इस तरह से डिस्प्यूट आता है ना, तो ये जो डिस्प्यूट का मसला होगा, ये डायरेक्टली सीधा कहाँ जाएगा? ये पावर है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास। सो दिस इज नोन एज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यूपीएससी ने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हुआ पता क्या, हमारी एक बहुत ही अच्छी स्टेट है वेस्ट बंगाल के नाम से, है ना। अब वेस्ट बंगाल का आप जानते हो यार, सेंटर के साथ कभी ना कुछ डिस्प्यूट्स चलते ही रहते हैं। अब इसी तरह से क्या हुआ, वेस्ट बंगाल ने एक बात बोली, इन्होंने गवर्नमेंट ने बोली कि यार जो सीबीआई है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सीबीआई को ना सेंटर कहीं ना कहीं यूज करती है एज अ टूल ऑफ इंटरफेरेंस। अब ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब इन्होंने ये बात बोली कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से इंटरफेयर कर रही है। अब तो जाके ना सुप्रीम कोर्ट ने जाके ये पूछा इनसे, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को पूछा कि भाई ये बताओ कि जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर इस तरह से सीबीआई भेजी जाती है, ये कैसे करते हो? तो यहां पर सेंटर ने बोला, पहले तो सेंटर ने ये बोल दिया कि यार हमारा कोई कंट्रोल नहीं है सीबीआई के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, कहते ये तर्क हम मान ही नहीं सकते, ये क्या तर्क दे रहे हो कि हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। फिर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सवाल पूछा उनसे कि भाई ये बताओ कौन इस तरह से ऑथराइज कर रहा है सीबीआई को कि अब इस स्टेट के अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करो, अब यहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करो, तो फाइनली जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया कि हाँ जी भैया, हम ही हैं जो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स के अंदर सीबीआई प्रोब को सैंक्शन करते हैं। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा था। अब ये देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके रिगार्डिंग क्या बात करता है आर्टिकल 131 का। ये मुद्दा आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों डेट है आज की 9 मई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखो, एक जो मैं बात करनी थी स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इस साल 2024 का एग्जाम दे रहे हैं। देखो, अब लगभग आप मान के चल सकते हो लगभग 5 हफ्ते के करीब करीब का टाइम है, लगभग 35 डेज आप यहाँ पर देख सकते हो। अब देखो, ऐसे टाइम के ऊपर ना हमारा मैक्सिमम फोकस कहीं ना कहीं स्टैटिक पोर्शन के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि रीजन बीइंग कि आखिरी का जो महीना होता है ना, उससे उतने ज्यादा क्वेश्चन करंट से यूपीएससी नहीं पूछता। पुराने से डेफिनेटली पूछता है, पर आखिरी एक महीने का कभी एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, पर उतना ज्यादा करंट के ऊपर लास्ट का एक मंथ का करंट आपको इतना ज्यादा गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा पहला फोकस आपको ये होगा। दूसरा चीज ना, एक दो चीजें पिछले कुछ दिनों से कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, मैंने देखा। तो एक देखो, आप लोग डिमांड कर रहे थे सर कि प्लेसेस इन न्यूज अगर एक क्विकली कवरेज हो जाता तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। एंड पिछली बार हमने जो डिस्कशन किया था, इससे कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आए भी थे। सिमिलरली कल और परसों वाले कुछ वीडियोस में कुछ लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम्स का जिक्र किया हुआ था कि लास्ट 1 ईयर की गवर्नमेंट स्कीम्स। देखो, ये दो चीजें ना डेफिनेटली पाइपलाइन में है, एंड आने वाले अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अब वो कहाँ पे मिलेंगी, वो यूट्यूब पे ही होंगी ऑब्वियसली। तो उनका जो लिंक होगा ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे डाल दूंगा। तो अगर कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो जाकर यहाँ पर टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकता है। दोनों के लिंक्स आपको मिल जाएंगे विद इन अप्रोक्सीमेटली अ वीक। एक देखो, आप जानते होंगे हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्रीलिम्स मार्क्स बूस्टर सीरीज भी चल रही है, राइट। पिछले 3 दिन देवेंद्र सर ने बहुत ही बढ़िया ढंग से ज्योग्राफी इन्वायरमेंट उनका डिस्कशन किया। इसी तरह से ना 2 सेशंस करंट अफेयर्स के भी प्लान्ड हैं, जो 2024 के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो सकते हैं। तो वो सेशंस अभी उनमें टाइम है, आई थिंक 10-15 दिन है अभी, लेटर ऑफ पार्ट ऑफ द मई में होंगे वो। तो उनका भी जब लिंक होगा ना, जब वो सेशंस होंगे, तो मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर उनके रिगार्डिंग भी अपडेट कर दूंगा। तो दीज वर द 3 थिंग्स जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। कुछ और भी आपका कंसर्न है तो एक बार कमेंट्स में बताइएगा, मैं डिस्कस करूंगा टीम के साथ कि उसके रिगार्डिंग क्या किया जा सकता है। पर ये 3 चीज़ों का आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज वेस्ट नाइल फीवर के बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखो, केरला के अंदर ना आप जानते होंगे हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पर आपका कोयिकोड डिस्ट्रिक्ट हो गया, मलापुरम हो गया, आपका थ्रिसूर हो गया। ये डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ना वेस्ट नाइल फीवर के कुछ केसेस हमें देखने को मिले हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर ऐसा क्या है, ये वेस्ट नाइल फीवर आखिर है क्या? देखो, जब मैं बात करता हूँ ना वेस्ट नाइल फीवर की,
ये दरअसल में युगांडा के अंदर एक रीजन है वेस्ट नाइल, यहां से इसका नाम आया है क्योंकि 1937 के अंदर एक महिला रेजिडेंट को यहां पर इस फीवर से डिस्कवर किया गया था, तो उसी जगह से इसका नाम पड़ गया वेस्ट नाइल फीवर। ठीक है, अब ये जो फीवर होता क्यों है, ये फीवर का कारण एक्चुअली है आपके मॉस्किटोस। अगर आपके मॉस्किटो के अंदर ना फ्लेवी वायरस जीनस का आपको एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बिलोंग करता है फ्लेविवर्डे फैमिली को। तो जो मॉस्किटो अगर आपको ये काटता है, उस केस के अंदर आप तक ये चीज जा सकती है। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइट से ये चीज होती है, गिवन द फैक्ट कि वहां पर अगर उस मॉस्किटो के अंदर ये आपको वायरस आपको देखने को मिल जाएगा, एंड दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। तो आपको ये अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट एशिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जो बर्ड्स होते हैं वो इसके एक तरह से आप प्राइमरी होस्ट मान सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इसके रेजरवायर होस्ट आपको बर्ड्स देखने को मिल जाएंगी, फिर इस तरह से इस मॉस्किटोस के अंदर ये जब आ जाएगा आपका वायरस, तो कहीं ना कहीं जब हमें ये काटेगा तो हम तक ये फैल सकता है। एक सवाल आपके दिमाग में और आएगा कि सर, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक है, वो तो बहुत ही भयावह बीमारी है, एंड उसका कारण भी आप लोग जानते होंगे कि क्यों है वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैल सकता है, राइट। पर यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ ना वेस्ट नाइल वायरस की या फीवर की, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डायरेक्टली नहीं फैल सकता। इनडायरेक्टली कैसे फैलेगा? इनडायरेक्टली जैसे मान लो मदर से बच्चे के अंदर फैल गया, ठीक है ना, जब बर्थ दिया तो माँ से बच्चे के अंदर चला गया, या फिर एक पर्सन ने दूसरे को कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह होता है, उस केस में हो सकता है, राइट। तो ये सब कारण बनते हैं, पर डायरेक्टली ह्यूमन टू ह्यूमन हमें फैलता हुआ नहीं देखने को मिलता। बाकी ह्यूमंस, बर्ड, मॉस्किटो, हॉर्सेस, इन सबको कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखना मिल जाएगा कि इसको भी इन्फेक्ट करता है। आज के समय एक भी वैक्सीन इसके रिगार्डिंग अवेलेबल नहीं है जो हमें ह्यूमंस को इसके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन दे पाए। मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से 1937 के अंदर पहला केस हमें इसका देखने को मिलता है। एक छोटा सा टॉपिक मुझे और आपके साथ डिस्कस करना था। जब हम बात करते हैं ना सोलर पावर की, तो दुनिया में अब इंडिया तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर का प्रोड्यूसर बन चुका है। कोई बहुत फेमस रिपोर्ट तो नहीं है ये, ठीक है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। पर यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि इंटरनेशनल एनालिटिक्स एजेंसी है एम्बर, इन्होंने पूरा डेटा वगैरह निकाला, एंड उस हिसाब से इन्होंने देखा कि इंडिया ना अब जापान से भी आगे जा चुका है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर। चाइना और यूएस से डेफिनेटली टॉप के ऊपर है, दीज आर द टॉप 2 सोलर पावर प्रोड्यूसर। उसके बाद तीसरा नंबर भारत का आ जाता है। तो इस तरह से दुनिया भर में इंडिया हैज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज सिवियर ब्लीचिंग ऑफ लक्षद्वीप कोरल रीफ्स। पहले एक बार थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं कि ये आखिर जो कोरल रीफ्स की लक्षद्वीप के अंदर ब्लीचिंग हो रही है उसका कारण क्या है। देखो, आप लोग जानते होंगे हेल्दी कोरल्स के बारे में। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यहाँ पे अपने आप में जिक्र करना उसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है जब दो लोगों को फायदा हो किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप का। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ ना कोरल पॉलिप्स की, राइट, एंड साथ ही साथ आपकी जो जूजेंथली है, इन दोनों का क्या होता है? ये होते हैं इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आप पूछेंगे वो कैसे? होता क्या है ना कि एक यहाँ पे आपको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, एंड बदले में सामने वाला आपको यहाँ पे खाना प्रोवाइड कर रहा है। ये तो जो एल्गी होते हैं ना, ये कोरल के प्राइमरी फूड सोर्स होते हैं, बदले में उसने यहाँ पे उसको शेल्टर दे दिया, तो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। और जब कोरल हेल्दी होते हैं तो हमें देखने को मिलता है रंग बिरंगे कोरल, अलग अलग तरह के हमें कोरल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। पर आप एक चीज नोटिस करो, मान लो ओशियन के टेम्परेचर के अंदर बदलाव आ गया, ठीक है, मान लो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई ओशन टेम्परेचर के अंदर, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो यार जो कोरल्स होते हैं ना वो मैक्सिमम 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही सर्वाइव करते हैं। उसके बाद में अगर टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उस वजह से जो आपका जो जूजेंथली एल्गी है वो उससे अलग हो जाएगा, वो कोरल को छोड़ने लग जाएगा। या फिर एट द सेम टाइम मान लो पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, पानी का रन ऑफ हो रहा है, ओवर एक्सपोजर है सनलाइट का, या फिर एक्सट्रीम लो टाइड्स है, इस केस में क्या हो जाएगा, कोरल्स आ जाएंगे भैया स्ट्रेस के ऊपर। जब जैसे अब 35 दिन बचे ना आपके एग्जाम के लिए, आप स्ट्रेस में आ गए हो, इन अ सिमिलर मैनर जब ये सब कंडीशंस कहीं ना कहीं आपके कोरल्स के ऊपर आती हैं तो वो स्ट्रेस्ड कोरल हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एल्गी आपके कोरल को छोड़ देती है। फिर जब बाद में क्या होगा, जब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो गई हैं तो कोरल का पूरी तरह से रंग चला जाएगा, उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, ठीक है ना। ऐसे केस के अंदर हो सकता है कुछ समय बाद कोरल की डेथ भी हो जाए, ठीक है ना।
तो अभी के लिए क्या हुआ है, रंग गया है, बट ओवर द प्रलॉन्ग टाइम के ऊपर जब ये चीज़ होती है तो कोरल की उस केस में डेथ हो सकती है। तो ये चीज़ें होती हैं कोरल ब्लीचिंग। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो कुछ और फैक्ट्स की अगर हम जानने की कोशिश करें, तो 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के बीच में ही ज़्यादातर कोरल्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा सारे कोरल्स यही हैं, बट लार्ज नंबर, मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैं आपको समझा ही चुका हूँ। अब यहाँ पर आप नोटिस करो कि इनको सर्वाइव करने के लिए एक तो टेम्परेचर हो गया, इसी रेंज में होना चाहिए। इससे ज्यादा कहीं ना कहीं जाता है ना तो बहुत मुश्किल आ जाती है। प्लस एट द सेम टाइम पानी एकदम साफ होना चाहिए ताकि सनलाइट पास थ्रू कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी ओपेक है एंड इन तक सनलाइट नहीं पहुंच रही। बाकी शेलो वाटर के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएंगी, जिनकी आप क्लियर शेलो वाटर होगा तो उसके लिए ग्रोथ करनी काफी आसान रहती है। साथ ही साथ जो पानी होना चाहिए उसमें पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर, दैट आल्सो बिकम्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। प्लस एट द सेम टाइम सैलिनिटी का एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए। ऑलमोस्ट 27 पीपीटी चाहिए इनको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो कहने का पॉइंट बेसिकली ये है कि कोरल्स उन एरिया में सर्वाइव नहीं करते जहां पर फ्रेश वाटर कहीं ना कहीं ओशन के अंदर आता है, जैसे कि एस्चुरीज के अंदर। अब जब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप के अंदर कोरल ब्लीचिंग हमें मैसिव लेवल के ऊपर देखने को मिल रही है। इसका कारण यही है कि भैया पानी वगैरह बहुत बहुत ज्यादा गर्म हमें देखने को मिल रहा है। एंड हमने समझा भी क्या क्या कारण थे उसके पीछे के, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी, किस तरह से थर्मल स्ट्रेस के अंदर आपके कोरल्स आ रहे हैं। वो डेड नहीं है पर कहीं ना कहीं उनका रंग जा रहा है, एंड हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर उनकी डेथ भी हमें देखने को मिल जाएगी। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह से कोरल रीफ्स के अंदर ब्लीचिंग हो रही है, पहले भी होती आई है। बस जिस लेवल के ऊपर अब ये हो रही है ना, कहीं ना कहीं वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे हमें कोरल रीफ्स के बारे में, हमने स्टैटिक पढ़ लिया एंड करंट अफेयर्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस बाय यूटिलाइजेशन ऑफ प्राइमर्स। अब पढ़ने से ना समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये प्राइमर्स क्या होता है, बाकी चीजें क्या होती हैं। मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखो बचपन में ना आपने इस तरह की बुक जरूर पढ़ी होंगी, ठीक है ना, जहां पर आपको कुछ आसान चीजों के माध्यम से सिखाई जाती हैं चीजें। ठीक है, जैसे ये बी को आपको सिखाना हो तो यहाँ पे या सी से आपको क्लॉक हो गया, कैट, कैरेट, इस तरह से आपको फोटोज के माध्यम से चीजें कहीं ना कहीं सिखाने की कोशिश करी जाती है। अब सीबीएसई ने पता क्या कहा है कि अच्छी बात है ये प्राइमर्स का ना, अब हमारा फोकस पता क्या होगा, जो भी एजुकेशनल कंटेंट इस तरह से होगा इसके अंदर वो बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज को कैसे सीख पाए या अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको कैसे सीख पाए, ये फोकस रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश के ऊपर ही आप इस तरह से प्राइमर बुक्स को लॉन्च करो, नहीं। उनकी जो मदर टंग है, उनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनके ऊपर भी फोकस डेफिनेटली किया जाना चाहिए एंड इसके माध्यम से मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को इनकरेज किया जाना चाहिए। ऐसा यहाँ पर सीबीएसई ने बोला है। अब इस तरह इसकी वजह से एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, 52 प्राइमर इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे आपकी जो इंडियन लैंग्वेज के अंदर शॉर्ट टेक्स्ट बुक्स हैं उनको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी इन डिफरेंट मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेजेस। एक्चुअल में अगर आप बात करोगे ना आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, उसके अंतर्गत आपको एक डिपार्टमेंट देखने को मिलता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इसके द्वारा ये 52 प्राइमर इनिशिएटिव को यहाँ पे डेवलप किया गया है इन परसुएंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे बच्चों को बहुत अलग अलग तरह की चीजें सीखने को मिल पाएंगी। ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज को भी सीख पाएंगे, बहुत सारे अलग अलग चीजें, अपने अलग अलग छोटे मोटे स्किल्स वगैरह सीख पाएंगे। साथ साथ चीजों का प्रोनाउंसिएशन करना हो गया, उनको जोड़ना तोड़ना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे वो सीख पाएंगे एंड बच्चों के यंग माइंड्स के लिए बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशनल जर्नी होगी, लाइफ लॉन्ग जर्नी की तरह ये काम कर पाएगा। ठीक है, तो होता दिक्कत यही आती थी कि इस तरह के मल्टी लैंग्वेज टीचिंग ना होने की वजह से या तो टीचर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे, बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती थी। अब कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी, तो 3 साल से 8 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के अंदर बहुत अच्छे से सहूलियत हो पाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर प्राइमर्स को अवेलेबल किया गया है और भी आने वाले दिनों के अंदर बाकी वाले लैंग्वेजेस के अंदर भी इन प्राइमर्स को अवेलेबल करवाया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला है कि सेलिब्रिटीज भी लायबल हैं प्रोडक्ट्स के लिए इन मिसलीडिंग एड्स। देखो कई बार ना आजकल तो आप नोटिस करते हो जैसे इंस्टाग्राम का जमाना आजकल खूब चल रहा है, ठीक है ना, इसके अलावा भी और डिफरेंट डिफरेंट तरह के इन्फ्लुएंसर, पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटीज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब कई बार पता क्या होता है, ये जो भी आपके सेलिब्रिटीज होते हैं कई बार ना प्रोडक्ट्स को, मतलब कई बार क्या करते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं, प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग बातचीत करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, बाकी जगह के ऊपर, टीवी के ऊपर, अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स के अंदर। पर होता पता क्या है, कई बार ना ये एड्स अपने आप में बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं या फिर इस तरह की कुछ फ्रॉड वाली चीज़ें भी हमें देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को ना बहुत सारी गंदी गंदी आदतें लग चुकी हैं।
या फिर कुछ ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं इन एडवर्टीजमेंट्स के अंदर जो अपने आप में फुलफिल करने बहुत मुश्किल होते हैं। उनका बस पर्पस होता है लोगों को उकसाना या फिर लोगों को मिसलीड करना। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपके जो इन्फ्लुएंसर हैं, आपके सेलिब्रिटीज हैं, उनको भी यहाँ पे उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा अगर मान लो वो कुछ फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी ने उस एड को बनाया उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, नहीं। अब से इन इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी वो एडवर्टीजमेंट करें वहां पर वो प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी रखें एंड प्लस उनको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। इट कांट बी सेड कि यार हमें तो इसके बारे में पता नहीं था, राइट? क्योंकि आप नोटिस करो ना यार, हम किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं ना, हम उस प्रोडक्ट को काफी बार खरीदते हैं उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी की वजह से, उसका ट्रस्ट हमारे साथ एस्टेब्लिश्ड होता है। पर जब ये कहीं ना कहीं हमने तो इस ट्रस्ट की वजह से इस चीज को खरीदा, बट बाद में जब वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं गलत निकला या फिर हमारे साथ उसकी वजह से धोखा हो गया, तो इस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के ऊपर भी एक्शन लिया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो एक्चुअल में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट करी है कि सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की कुछ गाइडलाइंस हैं जहां पर बात करी गई है ट्रांसपेरेंसी की। जैसे फॉर एग्जांपल गाइडलाइन 8 बात करती है उन एडवर्टीजमेंट की जहां पे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। गाइडलाइन 12 बात करता है मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और एडवर्टीजमेंट एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो कंज्यूमर का ट्रस्ट है ना, वो किसी भी केस के अंदर कॉम्प्रोमाइज ना हो। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आपके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल करें ऑन द ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, जिसको रन करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। दरअसल ना जो मुद्दा था अभी पतंजलि वाला भी, वो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी यहाँ पे जिक्र किया है इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर। बाकी अगर आप नोटिस करो सीसीपीए के बारे में, तो आप जानते होंगे कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से यहाँ पे बनाया गया था। तो जो भी कंज्यूमर के माध्यम के या राइट्स वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर हैंडल करने की जिम्मेदारी सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बन जाती है। कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल कुछ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है या फिर गलत एडवर्टीजमेंट दिखाता है, तो सीसीपीए उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। सीसीपीए का एक हेड होता है जिसको हम चीफ कमिश्नर के नाम से जानते हैं, एंड उनके अलावा दो और कमिश्नर्स होते हैं। एक कमिश्नर इनमें से डील करते हैं गुड्स के मैटर के साथ, एंड दूसरे कमिश्नर डील करते हैं आपकी जो सर्विस के साथ लिंक्ड मैटर्स होते हैं उनके साथ। एंड कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं? दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। छोटी सी एक दो चीजें और देखो, दरअसल में मैंने बताया ना आपको कि जो मुद्दा डिस्कस हुआ ये किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, आपका जो पतंजलि और आईएमए वाला जो मुद्दा था। तो इसमें आईएमए के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बारे में। ये एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव नेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन की। इसके अलावा जो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल जहां पर बात करी गई है कि आपके जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उनको सेल्फ डिक्लेरेशन को फाइल करना होता है, वो इसी पोर्टल के ऊपर जाकर फाइल करना होता है। तो दिस बिकम्स अ सिंगल पॉइंट फैसिलिटी टू द स्टेक होल्डर्स, एंड यहाँ पे ये इशू किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एक आखिरी छोटा सा टॉपिक है मेडिटेक स्टैकाथॉन 2024। पहली बात तो ये समझो कि किसने इसको लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। कल को यूपीएससी आपसे ये पूछ सकता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने मेडिटेक स्टैकाथॉन को लॉन्च किया है। अब एक्चुअल में आप नोटिस करो, जब हम बात करते हैं ना मेडिकल डिवाइसेस के ओवरऑल सेक्टर की या मेडटेक सेक्टर की, तो यहाँ पर हम पिछले कुछ सालों में ना हमारा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुआ है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कंज्यूमेबल्स की या फिर आपके डिस्पोजेबल्स की, इनमें हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ा है इंपोर्ट्स के मुकाबले में। इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट आपके ज़्यादा बढ़े हैं एज कम्पेयर टू इंपोर्ट। पर फिर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारे इंपोर्ट भी बढ़े हैं, स्पेशली यूएस से, चाइना, जर्मनी, यहाँ से हम अच्छा खासा ये चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जो इतना ज़्यादा हमारा इंपोर्ट यहाँ से हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हम यहाँ पे इस इंपोर्ट डिपेंडेंस को कहीं ना कहीं खत्म करें, प्लस एट द सेम टाइम आत्मनिर्भरता लेकर आए, एंड यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हम यहाँ पे एक और बूस्ट करें। एक्चुअली हमारे जो सेक्रेटरी है ना, उन्होंने यहाँ पे ये बात भी बोली कि हम चाहते हैं कि इंडिया ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने, मेडिकल डिवाइसेस की यहाँ पे इंडिया में ग्रोथ हो, उस इंडस्ट्री की हम यहाँ पे ग्रोथ हो। एंड उसके लिए हमें चाहिए पॉलिसी मेकर साथ में आए, इंडस्ट्री साथ में आए, ताकि एक अच्छी पॉलिसी इसके रिगार्डिंग बनाई जा पाए। तो मेडिटेक जो स्टैकाथॉन है ना, वो उसी डायरेक्शन में एक कदम है, ताकि एक अच्छे से सिलेक्टिव मेडिकल डिवाइसेस की प्रॉपर वैल्यू चेन एस्टैब्लिश करी जा पाए। तो यहाँ पर आप अलग अलग सेक्टर्स आप देख पाओगे, कैंसर थेरेपी हो गया, इमेजिंग, क्रिटिकल केयर, तो इस तरह 8 फोकस ग्रुप्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ओवरऑल इस सेक्टर की कैसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर आ सकते हैं, एंड प्लस बिजनेस की करने की जो कॉस्ट होती है
उसको कैसे कम कर सकते हैं, रिसर्च एंड इनोवेशन के अंदर पैसा कैसे लगाया जा पाए ताकि वैल्यू चेन प्रोसेस को हम प्रॉपर्ली स्ट्रीमलाइन कर पाएँ एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हेल्थ केयर जो बने लोगों के लिए, इट शुड बी अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल, उसको हम अच्छे से कैसे अचीव कर पाएँ, दैट हैज़ बीन द फोकस ऑफ मेडटेक हैकाथॉन 2024, राइट? अब देखो कल मैंने आपको ना ड्रेक पैसेज के बारे में पूछा था, काफ़ी बच्चों ने जैसे हरिंदर ने हो गया, एससीआर 12 ने हो गया, इनका बिल्कुल सही जवाब दिया है ड्रेक पैसेज का। देखो यहाँ पर आप इस पिक्चर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर है आपका अंटार्कटिका। जो ड्रेक पैसेज है ना, इट इज लोकेटेड बिटवीन दीज टू। यहाँ पर आप नोटिस करो, दिस कम्स द टिप ऑफ द साउथ अमेरिका, ठीक है, बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है साउथ अमेरिका का, एंड ये आपका अंटार्कटिक पेनिनसुला हो गया। उसके बीच वाला जो रीजन है ना, इट इज नोन एज ड्रेक पैसेज। दरअसल में ड्रेक का नाम आया है सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम से, राइट, जो कि पहले इंग्लिशमैन थे जिन्होंने पूरे ग्लोब को सरकम नेविगेट किया था। ऐसा बोलते हैं कि सदर्न ओशियन के अंदर, ये जो ओशियन है सदर्न ओशियन, यहाँ पर जो नैरोएस्ट स्ट्रेच है वो कौन सा है, वो आपका ड्रेक पैसेज ही है। लगभग 800 किलोमीटर ये स्पैन करता है फ्रॉम द टिप ऑफ साउथ अमेरिका एंड द नदर्न टिप ऑफ वेस्ट अंटार्कटिक पेनिनसुला। तो काफी ये पैसेज तो है ही है, बट यहाँ पे दिक्कत पता क्या आती है, दिक्कत ये होती है कि बहुत ही मुश्किल है इसको गो थ्रू करना, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या होता है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट कोल्ड सी वाटर की जो लेयर्स होती हैं वो हो गया, प्लस आपके वार्म सी वाटर हो गया, वो कहीं ना कहीं आपस में मिलके कोलाइड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मूव करना अपने आप में बहुत एक बड़ा टास्क बन जाता है। तो ये ड्रेक पैसेज की लोकेशन आपको पता अच्छे से होनी चाहिए। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, एक प्लेस है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्लेस है, ठीक है ना, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि ये कहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस थे, उनका आपका होमवर्क ये 3 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग रहेगा, जिसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में नीचे बता सकते हो कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात कर रहे हैं इंडिया के चंद्रयान 4 मिशन की, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि 2040 तक हम चाहते हैं कि कैसे एस्ट्रोनॉट को हम यहाँ पे मून के ऊपर लैंड कर पाए। ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बोइंग स्टार लाइनर की बात करें तो इसको CST-100 के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन की बात करें तो 2003 के अंदर नहीं, 1997 के अंदर आया था, तो चौथा आपका गलत हो जाएगा। इसके साथ में ही आज का आपका MCQ होमवर्क रहेगा। एक तो पॉलिटी का बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि बिल को अगर ज्वाइंट सिटिंग को दिया जाए तो उस केस में क्या होता है, एंड दूसरा आपका होमवर्क थोड़ा आप पॉलिटी के साथ ही लिंक कर सकते हो कि इनमें से कौन सी चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो ये दो क्वेश्चंस का आंसर अलॉन्ग विद आपके ट्रू एंड फॉल्स एंड प्लेस इन न्यूज़, इनका आंसर मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पर कह रहा है कि ये दोनों जो है ना, दीज आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट जिनको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इतनी बात तो ठीक है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बिल्कुल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट उनके अंदर, पर उनके पास राइट टू वोट नहीं होता है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी सोलिसिटर जनरल इनके पास तो ये सब राइट भी नहीं होते कि पार्टिसिपेट कर पाए, तो इस वजह से ये सेकंड पार्ट की वजह से स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है कि संविधान के हिसाब से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन को सबमिट करते हैं जब गवर्नमेंट जिन्होंने उनको अपॉइंट किया वो रिजाइन कर दे। देखो आप एक बार जानो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग उनकी कितनी टर्म होगी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया। उनका प्रोसीजर, उनका रिमूवल का ग्राउंड क्या होगा, वो भी नहीं किया गया। तो जब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर ऑफिस को होल्ड करते हैं, तो संविधान के अंदर तो ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया। तो होता पता क्या है, कन्वेंशन चली आ रही है। क्या है, एक प्रथा, प्रथा ये चली आ रही है कि जब जिस सरकार ने रिजाइन कर दिया तो कहीं ना कहीं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी साथ में रिजाइन कर देते हैं। पर क्या ये बात संविधान के अंदर लिखी गई है, द आंसर इज नो, ठीक है ना। ये बात भले ही ठीक है कन्वेंशन के हिसाब से है, पर ये नॉट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो दोनों गलत है। यहाँ पे ऑप्शन बनेगा डी, नीदर वन नॉट टू। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था यहाँ पे बोधिसत्व के रिगार्डिंग। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत है। जब हम बात करते हैं ना बोधिसत्व की, तो ये हीनयान सेक्ट नहीं, महायान सेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है। बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली IAS ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।